नमस्कार, मैं दीपिका सेठ आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि मैं आपको आज यूपी टेट का सिलेबस अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अब टेट अनिवार्य है और और जनवरी में भी अब टेट होने वाला है यूपी टेट, जैसा कि डेट भी अनाउंस हो चुका है। तो उसके लिए सबसे पहले तैयारी के लिए आपको चाहिए क्या? आपको सबसे पहले उसका सिलेबस कि यूपी टेट का सिलेबस क्या है। तो यूपी टेट का सिलेबस जो है उसमें मुख्य रोल होता है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का, सीडीपी का। सीडीपी का सिलेबस समझना ही सबसे बड़ी कठिनाई होती है छात्रों को। तो आज मैं विस्तृत रूप से सीडीपी का सिलेबस लेकर आई हूँ। जैसा कि थंबनेल में मैंने बताया है कि बदलाव, तो हाँ, अब बदलाव कुछ होंगे, क्योंकि अब नई-नई चीज़ें जब से 2021 के बाद जो यूपी टेट हुआ नहीं है इन 4 सालों में, 2020 में भी जो 2020 की शिक्षा नीति है, उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आएँगे, एनसीएफ 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे। तो जो नए-नए शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुए हैं, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब कुछ पैटर्न नहीं, कुछ चीज़ें उसमें बदलेंगी। तो आज हम चलिए बात करते हैं यूपी टेट 2025-26 सिलेबस के बारे में। सिलेबस को जानने से पहले हम देखते हैं यूपी टेट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम है उसमें कितने पेपर होते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है क्लास 1 टू 5 के लिए होता है, जिसमें सिर्फ डीएलएड वाले दे सकते हैं। इसका भी फैसला आ चुका है, जैसे कि आप लोग को पहले इसमें बीएड वाले भी मतलब एग्ज़ाम देते थे, साथ में बैठते थे, लेकिन अब बीएड मान्य नहीं है, इसमें सिर्फ डीएलएड मान्य है। और जैसा कि दूसरा पेपर होता है 6 टू 8 के लिए, तो इसमें डीएलएड और बीएड दोनों के लिए मान्य है, दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक? ये है एग्ज़ाम का पैटर्न। 2 पेपर होते हैं, एलिजिबिलिटी भी मैंने बता दी, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, किसके लिए मान्य है, किसके लिए अमान्य है, ठीक है? अब पैटर्न के बाद आता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन-कौन से होते हैं। यूपी टेट में अगर हम मेनली बात करें क्लास 1 टू 5 के लिए, तो इसमें सब्जेक्ट होते हैं पूरे के पूरे 5, जिसमें से सारे पाँचों जो सब्जेक्ट्स हैं उससे 30-30 क्वेश्चन आते हैं। त 30 नंबर के, मतलब 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं। तो जैसा कि पहला आपका सब्जेक्ट है उसमें होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। इसी के सिलेबस के बारे में आज मैं विस्तृत रूप से आप लोग को समझाऊँगी, बताऊँगी कि इसका सिलेबस क्या है। दूसरा है आपका प्रथम भाषा के रूप में हिंदी और तीसरा है द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत। तो इसमें से आप चुनाव कर सकते हैं, हिंद की आपको अंग्रेजी लेना है, उर्दू लेना है कि संस्कृत लेना है, ठीक? चौथा है आपका गणित। गणित भी आपका मतलब इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन है, इसका सिलेबस भी मैं गणित का भी बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद है आपका पर्यावरण अध्ययन। सारे के सारे से 30 क्वेश्चन आते हैं, हर 30-30 क्वेश्चन आते हैं, पूरे मिलाकर 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर के होते हैं। पूरे 2.5 घंटे के लिए पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती। तो आप ये अच्छे से याद रखिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन-कौन से होते हैं। आगे चलते हैं। आगे पहले टॉपिक के बारे में जैसे मैंने बताया कि पहला टॉपिक था बाल विकास एवं शिक्षण, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बाल विकास और शिक्षण का सिलेबस क्या है? क्योंकि इसका सिलेबस साफ-साफ कहीं आपको जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें बताया ही नहीं गया है कि
कैसा मतलब सिलेबस आएगा। बस छोटे-छोटे पॉइंट्स में बता दिया गया है, लेकिन मैं इसमें विस्तृत रूप से आप लोग को बताऊँगी कि क्या पूछता है, क्या नहीं पूछता, किससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक? तो सिलेबस आपको पता होगा तो आपकी तैयारी भी बेहतर होगी। तो आते हैं बाल विकास। बाल विकास में अगर हम पढ़ना चाहें बालक का विकास। बालक के विकास के अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? जब बालक विकास करता है, तो उसमें क्या-क्या परिवर्तन आता है? कैसे-कैसे आते हैं? क्या-क्या उस पे प्रभाव पड़ते हैं? तो उसके बारे में हम लोग उसके बारे में मैं बताती हूँ आप लोग को। तो उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होगा वृद्धि और विकास की अवधारणा। कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। विकास के सिद्धांत क्या हैं? उसके बारे में पढ़ना होगा। विकास के आयाम क्या हैं? विकास की अवस्थाएँ, तो अवस्थाएँ अगर आप लोग डीएलएड या बीएड किए होंगे तो आपको अवस्थाएँ आपको याद होगा कि वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये अच्छे से याद होगा। तो यही सब इन सब के बारे में पढ़ना है। और विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे कि पारिवारिक और विद्यालय के विशेष संदर्भ में कि परिवार कितना इफ़ेक्ट करता है विकास को और विद्यालय कितना इफ़ेक्ट करता है विकास को। तो इसके इसके बारे में भी इसके प्रभावित कारक कौन-कौन से हैं, इसके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद है आपका वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका, मतलब कि आपसे आपका आपके माता-पिता से जो आपके जीन्स में जो आपके मिले हैं वो वंशानुक्रम गुण हैं, और जो आपके माहौल है, आपके आस-पड़ोस, आपका वातावरण, उसके रिलेटेड आपको इसके बारे में पढ़ना है कि आपका वंशानुक्रम और वातावरण से भी बालक के विकास से संबंधित कुछ विशेषताएँ होती हैं। नेक्स्ट है आपका अधिगम एवं अभिप्रेरणा। तो अधिगम अर्थात सीखना, क्योंकि शिक्षा शास्त्रीय भाषा में अधिगम सीखने को ही सीखने को ही अधिगम कहा गया है शिक्षा शास्त्रीय भाषा में। तो हम लोग जानेंगे कि अधिगम का अर्थ और अवधारणा, उनकी क्रियाएँ, मतलब सीखने का अर्थ क्या है, उसकी अवधारणा क्या है और उसकी क्रियाएँ क्या हैं। अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग उसके सिद्धांत, उसके महत्व को पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट बालक कैसे सीखते हैं और सोचते हैं, ठीक है? यहाँ आपको बालक के विकास के बारे में ही पढ़ना है कि बालक का विकास कैसे-कैसे हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पे ध्यान देना है। तो कैसे वो सीखते हैं, कैसे सोचते हैं। ये हो गया अधिगम के बारे में। और अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा के बारे में भी इसी में आपको मैं, अगर आप आगे नेक्स्ट वीडियो में अभिप्रेरणा जब मैं ये क्लास लूँगी सारा, तो आपको एकदम अपने नोट्स के अनुसार ही, जैसे मैंने अपना नोट्स बनाया है, वैसे ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। बहुत अच्छा बेहतरीन नोट्स है मेरा, और उससे बहुत अच्छे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन फँसेंगे। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट पे जाते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, व्यक्तित्व एवं बुद्धि। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएँ अर्थात कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। ये आपने देखा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं। 2 जुड़वा भी जो होते हैं ना, वो एक ही तरह नहीं सोचते, अलग-अलग तरीके से सोचते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, मतलब कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे निखारेंगे, आपका व्यक्तित्व कैसा है। होता है ना कुछ लोग कि पर्सनैलिटी, अगर कोई किसी ने डीएलएड किया होगा तो उसमें होता है ना पर्सनैलिटी, पर्सोना। पर्सनैलिटी लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। उस पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। तो वो जो आपके एक होते हैं ना बहरूपी टाइप के लोग, तो लोग एक अपना व्यक्तित्व बनाते हैं। तो वैसे ही व्यक्तित्व के बारे में ही आपको बताया जाएगा कि व्यक्तित्व कैसे मतलब
बनाया जाता है। व्यक्तित्व की अवधारणा और प्रकार, व्यक्तित्व को आकार देने वाले कारक और इसका मापन। ठीक? नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि आपको बहुत थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि बुद्धि से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, सीधे-सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपी टेट में तो उतना घुमा-फिरा के भी सीटेट की तरह नहीं पूछता, सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, बुद्धि लब्धि क्या होती है, ये सब इसके अंतर्गत इंक्लूडिंग होता है, आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो बुद्धि में है उसके सिद्धांत और उसका इसका मापन और बहुआयामी बुद्धि। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है अधिगमकर्ताओं की समझ एवं समायोजन। तो जब अधिगमकर्ताओं मतलब कि जो सीख रहा है बालक, यहाँ बालक की बात हो रही है। अधिगम करने वाला कौन है? बालक है। अधिगमकर्ताओं किसे कहा जा रहा है? बालक को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कई तरह के बालक आपको मिलते हैं। पिछड़े मानसिक रूप से मंद बालक, कुछ पिछड़े बालक होते हैं, कुछ मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ सृजनात्मक बालक होते हैं, कुछ वंचित बालक होते हैं, कुछ विशेष बाधित बालक होते हैं। इन बालकों का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है और कुछ इसके फैक्ट्स भी होते हैं जो आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। और नेक्स्ट है आपका अधिगम अक्षमता या कठिनाई। तो इसमें देखिए आपका जो है अधिगम अक्षमता मतलब कि आप अधिगम करने में अक्षमता और कठिनाई क्या आ रही है आपको, इसके बारे में पढ़ना है। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको डिस्लेक्सिया की बीमारी हुई है। अगर आपको सॉरी मैं थोड़ा अटक गई, लेकिन कोई बात नहीं, होता है कभी-कभी डिस्लेक्सिया की बीमारी है बच्चे में, उसको दूर करना, उसके बारे में जानना, ऐसे ही कई सारे मतलब कि बीमारियों के बारे में बताया गया है, अक्षमता के बारे में, कठिनाइयों के बारे में, जैसे गणित संबंधी, भाषा संबंधी मतलब कि तनाव संबंधी, इन सब के बारे में बताया गया है। इसको अगर आप चाहेंगे तो मैं एक एक पेज में सारा आपको बता दूँगी कि कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं, कौन-कौन सी कठिनाइयाँ हैं, कौन-कौन सी अक्षमताएँ हैं, उसका मैं अच्छे से बता दूँगी। अब जब मैं नोट्स बनवाऊँगी तो। नेक्स्ट है शिक्षण। शिक्षण क्योंकि आप यूपी टेट पास ही कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, तो आपको शिक्षण के बारे में पता होना चाहिए कि शिक्षण कराते कैसे हैं, बच्चे को पढ़ाना कैसे है, बच्चे को सिखाना कैसे है, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन सब को भी आपको खुद आना चाहिए कि आपको ये सब आए, तो भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। तो आपको शिक्षण के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, शिक्षण की अवस्थाएँ, शिक्षण के स्तर, शिक्षण के सूत्र भी कुछ होते हैं और शिक्षण के सिद्धांत। इन सब के बारे में आपको अच्छे से अगर जानकारी होगी तो आपको एक अच्छा शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक अच्छे शिक्षक माने जाएँगे। नेक्स्ट है आपका मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मापन का अर्थ, परिभाषा, मापन के स्तर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इससे क्वेश्चन उच्च लेवल के शिक्षण में भी पूछा जाता है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, आपके यूपी टेट में भी पूछा जाता है और सीटेट में भी पूछा जाता है। तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो, आप अच्छे से तैयारी करें इसका, सिलेबस आपके पास हो, सिलेबस को आप जब भी लिखें जैसे कि आप सीडीपी का अगर नोट्स बना रहे हैं, तो सिलेबस को पहले पन्ने पे लिखें अच्छे से, कि आपने सिलेबस पहले कवर किया है कि नहीं, और जो कवर हो जाए उस पे टिक करिए कि ये मेरा कवर हो चुका है। दूसरा आपका है मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, मूल्यांकन के प्रकार और आकलन। मूल्यांकन के प्रकार और आकलन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए कुछ मैंने मेन पॉइंट में इसको बताए हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जिसमें क्वेश्चन सीधे तौर पे आते हैं, जैसे कि सीधे-सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जैसे समावेशी शिक्षा के बारे में आपको कुछ
क्वेश्चन मिलेंगे समावेशी शिक्षा वे शिक्षा जिसमें सभी को समान समावेश करके सभी को एक साथ लाकर जो शिक्षा कराया जाता है उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा बाल केंद्रित शिक्षा। क्योंकि हम लोग वन वन क्लास 1 टू 5 की बात कर रहे हैं तो बालक के बारे में बात कर रहे हैं तो बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा अब अध्यापक केंद्रित शिक्षा ना होकर हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं कि बालक के अनुसार जो भी शिक्षा होगी अब बालक के अनुसार शिक्षा होगी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा कि जो भी शिक्षा हो वो प्रगति की तरफ आगे बढ़ती हो उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इससे स्मृति से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, विस्मृति भी आपको पढ़ना है और ध्यान अवधान भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि इसी में आपके बदलाव देखे जाएंगे अब आपके सिलेबस में। तो आपका पहले भी ये पढ़ना होता था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 शिक्षा का अधिकार 2009 लेकिन अब जो आपके सिलेबस में चेंज होगा वो होगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड अब क्वेश्चन आएंगे आपके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। सीडीपी के 30 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको 30 में से 1, 2, 3 क्वेश्चन अब आपको इससे भी देखने को मिलेंगे नए-नए टॉपिक से। ठीक है? तो ये रहा आपका सीडीपी का सिलेबस यूपी टेट के अंतर्गत आता है जो कि इसका सिलेबस आपको इतना विस्तृत रूप में कहीं जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर मैं भी इसमें करवाऊँगी आपको कुछ क्लासेस मैं भी देती रहूँगी जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा जैसे मैं ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सारा मैं करवा सकती हूँ आप लोगों को लेकिन पहले मैं मुख्य टॉपिक करा दूँगी, उसके बाद मैं सारा कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातें मेरी हर चीज़ आपको समझ में आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, अगर अच्छा नहीं भी लगा हो तब भी कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। धन्यवाद। थैंक यू।